नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे करनाल में आज होने वाली किसानों की महापंचायत से पहले फूले खट्टर सरकार के हाथ पैर। धारा 144 के साथ साथ इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। इसी के साथ में आपको बताएंगे दोस्तों, संजीव बालियान ने राकेश टिकैत को चुनाव लड़ने की सलाह दी थी, जिस पर राकेश टिकैत की तरफ से भी किया गया है पलटवार। इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में दोस्तों, किसानों की महापंचायत को लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे, जहाँ पर एक और शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले मामले को लेकर प्रदर्शनकारी किसान बड़ी संख्या में लखनऊ में जुटे और जोरदार प्रदर्शन किया है। इसी के साथ में दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के सामने एक शख्स ने पूछ लिया, योगी जी नौकरी कब दोगे, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ आगे निकलते चले गए। कोई जवाब इस पर नहीं दिया गया। इसी के साथ में आपको बताएंगे एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के बाद बीजेपी दोहरे रास्ते में फंस चुकी है। और इसी के साथ में दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत के नारे को लेकर फैलाए जा रहे फेक वीडियो पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता पकड़े गए हैं। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं, उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हैं, एमएसपी पर कानून बनाने का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल के अंदर किसानों पर लाठी चार्ज के खिलाफ मंगलवार यानी आज बुलाई गई महापंचायत को देखते हुए बीजेपी की खट्टर सरकार के हाथ पैर फूल चुके हैं। यही बड़ा कारण है कि सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर आदेश दिया है कि सरकार करनाल में किसानों की बड़ी महापंचायत और महासभा को नहीं होने देगी। इसके लिए अंबाला दिल्ली NH 44 पर प्रमुख यातायात अवरोध के साथ साथ वैकल्पिक रास्तों का भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि अंबाला से दिल्ली जाने वाले ट्रैफिक को कुरुक्षेत्र के पीपली से डाइवर्ट किया गया है। इसी के साथ में दिल्ली से अंबाला जाने वाले ट्रैफिक को पानीपत के पेप्सी ब्रिज से डाइवर्ट कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, 7 सितंबर यानी आज NH 44 पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि किसानों की तरफ से 28 अगस्त को हुए लाठी चार्ज के विरोध में आज महापंचायत का ऐलान किया गया था। 28 अगस्त को पुलिस कार्रवाई का आदेश देने वाले IAS अधिकारी और हत्या का मुकदमा कराने की मांग कर रहे हैं किसान। और इसी के साथ में विरोध जताने के लिए करनाल में एकजुट होने वाले थे। आपको बता दें कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस पूरे मामले को लेकर बयान देते हुए कहा कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है और करनाल के प्रशासन से बातचीत में कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हम अपना प्रदर्शन करेंगे, अपना पंचायत आज करने वाले हैं। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से ये जानकारी दी गई है। महापंचायत को लेकर किए गए आह्वान पर अड़िग है। दोस्तों, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आज प्रशासन के साथ जो मीटिंग हुई है वो बेनतीजा निकली है। सभी साथी कल सुबह ज्यादा से ज्यादा संख्या में करनाल नई अनाज मंडी पहुंचे, वहां से लघु सचिवालय का घेराव किया जाएगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बयान देते हुए राकेश टिकैत को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को ही महापंचायत के बाद से ही पश्चिम यूपी का माहौल गरमाया हुआ है। पंचायत से एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी के बीजेपी के नेता संजीव बालियान ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को राजनीति में आने की सलाह दी थी। टिकैत ने उनके सलाह को ठुकराते हुए नसीहत दी है कि वो भी किसानों के पक्ष में आ जाए, क्योंकि जनता के वोट की वजह से ही सत्ता में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि संजीव बालियान ने यह बयान दिया है, उनको भी जनता ने ही वोट देकर बनाया है। टिकैत ने कहा कि बालियान को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसानों के पक्ष में आ जाओ, क्योंकि जनता ने अपना वोट देकर आपको सत्ता में भेजा है। टिकैत ने राजनीति में जाने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। दरअसल दोस्तों, इससे पहले संजीव बालियान भी किसानों की बातें करते थे और गन्ने के दाम को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते थे। लेकिन दूसरी ओर आप समझ सकते हैं कि अब कैसे बयान दे रहे हैं राजनीति में आने के लिए। उन किसानों को कह रहे हैं जिन्होंने आंदोलन करके सरकार पर दबाव बनाया है कि सरकार जल्द से जल्द उनके गन्ने की कीमतें बढ़ाए, MSP पर कानून बनाए और तीनों कृषि कानून को वापस ले ले, जो काले कानून है। और एक और अपडेट की माने तो किसानों की मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत का संदेश दुनिया भर तक में गया है। यहाँ तक कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत दिलाने वाले कई सारी ओपिनियन पोल और सर्वे धारियों को अपने सर्वे बदलने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि किसान महापंचायत से हिंदू मुस्लिम सौहार्द को नई मजबूती मिली है। बीजेपी की नफरत से बोई गई राजनीतिक जमीन अब खिसकने लगी है। मायावती ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने रविवार को मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान महापंचायत हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए किया गया प्रयास अति सराहनीय है। इससे मुजफ्फरनगर दंगे में गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिली है। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर जिले में किसानों की महापंचायत ने ये अच्छा प्रयास किया है और ये सराहनीय भी है। इससे निश्चित ही 2013 में समाजवादी पार्टी सरकार में हुए भीषण दंगे के गहरे जख्म को भरने में मदद मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसके आगे कहा कि किसान देश की शान है और हिंदू मुसलमान भाईचारा के लिए मंच से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से बीजेपी की नफरत की बोई हुई राजनीति की जमीन खिसकने लगी है। और इस बीच एक और अपडेट है, जहां पर किसानों के पंचायत के बाद राकेश टिकैत के बयान को लेकर बीजेपी के नेताओं ने कुछ इस तरीके से उनके बयान को एडिट करके पेश करने लगे,
जैसे उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे बस। लेकिन दोस्तों उनके पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर अगर 5 सेकंड से ज्यादा वीडियो देखा जाएगा तो बीजेपी और उसके नेताओं के द्वारा फैलाए जा रहे फेक न्यूज और प्रोपोगेंडा पूरी तरह से औंधे मुंह गिर जाएंगे। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता केवल 5 सेकंड के वीडियो को काट काट के अपने लोगों में साझा कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास किसानों को ये बताने के लिए कोई जवाब नहीं है कि अडानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के गोदाम कैसे बन गए और कृषि कानून लाने से पहले ही अध्यादेश लाकर कैसे कानून पास कर दिया गया। यानी आप समझ सकते हैं कि क्रोनोलॉजी में है सारी चीजें जिसका जवाब बीजेपी के नेताओं को देना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर एजेंडा चलाने के लिए 5-6 सेकंड का वीडियो काट काट कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। इस पर आप लोगों की जो कुछ प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा संकट एक और किसानों का आंदोलन है तो दूसरी ओर युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। आपको बता दें कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ योगी सरकार के खिलाफ युवा राज्य में लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर मोर्चा खोले हुए हैं। यूपी प्रशासन की तरफ से कई बार छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया तो कई छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसका विपक्षी दलों और आम आदमी पार्टी जैसी अन्य पार्टियों ने भी जमकर विरोध किया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सभी इसका विरोध कर रहे हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों द्वारा योगी सरकार को बेरोजगारों के रोजगार और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर घेरा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर के दौरे पर थे। इस दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण हेलीकॉप्टर से करते हुए नजर आए। इससे पहले जब मुख्यमंत्री नहीं होते थे तो चल के जाते थे, लेकिन अब हवाई सर्वेक्षण अपने ही क्षेत्र का करने लगे मुख्यमंत्री। जिसके बाद मुख्यमंत्री वापस से पत्रकारों से बातचीत करने के बाद लौट रहे थे, लेकिन इस दौरान युवा की तरफ उन्होंने हाथ हिलाते हुए सोचा कि उनकी तरफ से भी अभिनंदन किया जाएगा। लेकिन युवा ने दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की नजर पड़ते ही सवाल पूछ लिया कि योगी जी हमारा रोजगार कब दोगे, ये तो बता दो। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ कोई भी जवाब दिए बिना आगे की तरफ देखते हुए निकल गए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब बयान आया है पूर्व IAS अधिकारी का, जिन्होंने कहा कि योगी जी अपने गृह जनपद में ये हाल है कि बेरोजगार युवक के सवाल का सामना करने से डर लगता है महाराज। शायद गोदी मीडिया के रटाए सवालों का जवाब देने की आदत हो गई है। अब क्या इन छात्रों पर मुकदमा होगा, राजद्रोह लगेगा या गैंगस्टर घोषित करके इनका घर तोड़ा जाएगा। वहीं पर एक और अपडेट है जिसमें दोस्तों ट्राइब्यूनल में जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे तेवर दिखाए हैं। आपको बता दें कि देश भर के अंदर करोड़ों ऐसे केस हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन असल में सवाल सरकार को लेकर खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश भर के अंदर जो कई सारे ट्राइब्यूनल कोर्ट हैं उसमें बड़ी संख्या में नियुक्तियां होनी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई सारे जजों का नाम भारत सरकार को दे दिया गया है। बावजूद इसके भारत सरकार ने अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की, जिसको लेकर मुख्य न्यायाधीश काफी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हम परेशान हैं, लेकिन हम इस सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते। जिस पर सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार भी टकराव नहीं चाहती है। हालांकि न्यायाधीश ने कानून मंत्री किरण रिजिजू के कार्यक्रम में कहा था कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनके नामों को मंजूरी दी गई है, वैसे ही ट्राइब्यूनल के जो नाम सुझाए गए हैं उनसे जल्द नियुक्ति होनी चाहिए। आपको बता दें कि लगातार कोर्ट की तरफ से मांग की जा रही है कि जजों की नियुक्ति की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा केसों को सॉल्व करके देश के अंदर जो पेंडिंग केस है उनको खत्म किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से नियुक्तियां नहीं दी जा रही है, सरकार रोक कर बैठी है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि हम टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन आप हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कई बार कई सरकारों को मजा चखाते हुए आदेश जारी करते हुए भी अपने आप ही नियुक्ति कर दिया था। और हो सकता है कि मोदी सरकार अगर इसी तरह से अड़ी रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई फैसला जल्द ही ले लेगा और अपने आप ही नियुक्त कर देगा, सरकार के काम को खुद कर देगा। जिसके बाद लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से ऊपर हो गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी लगातार परेशान है, सरकार उनकी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, नियुक्तियां करने को तैयार नहीं है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो नफा नुकसान में बटी भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी के बयान को लेकर बीजेपी के नेता बुरी तरह से बैकफुट पर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी नफा नुकसान में बट गई है, जहां पर एक और पार्टी के कुछ नेता को लगता है कि तीनों कृषि कानून को वापस ले लेना चाहिए और कई नेता मानते हैं कि कानून वापस नहीं करने चाहिए, इसका चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में कई सारे ऐसे सांसद हैं जो गाहे बगाहे किसानों के समर्थन में आ जाते हैं और ऐसे में देखते हैं बीजेपी क्या फैसला लेती है। एक और अपडेट की माने तो पप्पू यादव ने मोदी को बताया धोखेबाज, कहा देश बेचने वालों ने अब LPG सब्सिडी खत्म कर दी है। बीते कुछ दिनों से रसोई गैस की कीमतें बढ़ाए जाने के मुद्दे पर चर्चा लगातार जारी है और इस बीच आपको बताते चले कि एक महीने के अंदर रसोई गैस सिलेंडर के दाम मोदी सरकार के द्वारा 50 रुपए बढ़ाए जाने के बाद इस वक्त सिलेंडर के दाम 885 रुपए से ज्यादा हो गए हैं। मोदी सरकार ने रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया है। रसोई गैस के दाम बढ़ने से गरीब परिवारों का गणित पूरी तरह से बिगड़ गया है। उनके लिए परिवार के लिए खाना कमाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। आलम यह है कि कई सारे लोग रसोई गैस छोड़कर अब पुराने संसाधनों पर खाना बना रहे हैं, चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव ने भी टिप्पणी करते हुए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है
उन्होंने कहा कि इस LPG सब्सिडी कभी खत्म नहीं होगी। ये बयान ये लोग देते थे जो खत्म हो चुकी है। आरक्षण कोई माई का लाल खत्म नहीं कर पाएगा। अब ना सरकारी कंपनी है और ना ही प्राइवेट कंपनी में आरक्षण बचा है। जब तक जान है रेलवे बिकने नहीं दूंगा। रेलगाड़ी, स्टेशन, रेल लाइन तक बिक गए हैं। देश को झुकाने नहीं दूंगा। तालिबान के कदमों से झुक गए हैं जुमलेबाज, धोखेबाज। और इसी के साथ दोस्तों सरकार ने किया जनता के साथ खेल। गरीब की थाली से बाहर सरसों का तेल। रवीश कुमार की तरफ से ब्लॉग लिखा गया है। उन्होंने कहा कि 4 महीने से भारत की जनता 100 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए मजबूर है। 90 रुपए लीटर कोई सस्ता नहीं होता। इस रेट के हिसाब से देखिए तो 2018 सितंबर महीने में मुंबई में पेट्रोल 90 रुपए लीटर हो गया था। तब से आम जनता खुशी खुशी महंगा तेल भराने के लिए मजबूर है। इस बात में ऐतिहासिकता ढूंढने वाली सरकार प्रचार नहीं कर रही है और पेट्रोल डीजल के दाम ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचने के बाद भी वापस लेने का नाम नहीं ले रही है। बिहार की बेगूसराय की एक दुकान से हमारे सहयोगी ने बताया कि सरसों तेल के ब्रांड के दाम की लिस्ट भेजी जा रही है, जिसमें 1 लीटर सरसों का तेल 200 रुपए, धारा सरसों का तेल 1 लीटर 175 रुपए, हवाई घोड़ा 1 लीटर 190 रुपए, फॉर्च्यून कच्ची घानी का तेल 1 लीटर 180 रुपए के साथ साथ कई सारे और तेल के ब्रांड है जो 180 से 200 के बीच में दाम वाले 1 लीटर का तेल बेच रहे हैं, जिसके कारण जनता की थाली से अब ये सरसों का तेल जो काफी ज्यादा मूलभूत जरूरत में माना जाता था वो भी अब दूर चला गया है। इसी के साथ में दोस्तों गोरखपुर के अंदर बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे बीजेपी के सांसद को लोगों ने खदेड़ा। पूछा अब पानी कम होने पर क्या करने आए हैं यहाँ पर। इन दिनों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बास गाँव के अंदर बाढ़ राहत सामग्री बांटते हुए दिखाई दे रहे बीजेपी के सांसद कमलेश पासवान को चोरी चोरा क्षेत्र की राजधानी गाँव के लोगों ने सोमवार को जमकर खरी खोटी सुनाई। ग्रामीण ने कहा कि इतने दिनों से हम लोग दुश्वारियों में जी रहे थे, एक गांव में नाव तक नहीं थी, अब जब पानी कम हो रहा है तो यहाँ क्या करने आए हो। ग्रामीण ने पहले तो सांसद को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ता देख वहाँ से हटना ही सांसद ने मुनासिब समझा। ग्रामीणों ने विरोध के बीच में घिरे कमलेश का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोरखपुर जिले में बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र बताया जाता है, लेकिन अपने ही क्षेत्र के अंदर अपने ही सांसद को अपनी ही जनता के बीच नहीं भेज पाए मुख्यमंत्री, और खुद भी जब बाढ़ का प्रभाव कम हुआ है तब गए हैं दौरा करने के लिए और हेलीकॉप्टर में दौरा कर रहे हैं। इस पर आप लोगों की अपनी जो कुछ भी राय होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो पंजाब चुनाव से पहले भगवंत मान समर्थकों का आम आदमी पार्टी पर दबाव, कहा सीएम उम्मीदवार की मांग हम करते हैं, जल्द से जल्द सीएम उम्मीदवार का ऐलान होना चाहिए। इसी के साथ में महाराष्ट्र के बेलगांव के चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। सोमवार को कर्नाटका के बेलगांव महापालिका चुनाव का परिणाम आया है। इस चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति को सिर्फ 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस पर शिवसेना के सांसद संजय राउत महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर खुशी मनाने वालों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए, महाराष्ट्र एकीकरण समिति की हार का जश्न मना रहे हैं। बेलगाम में मराठियों की हार पर पेड़े बांटे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में लोगों ने ऐसे गद्दारों को कभी नहीं देखा। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने पलटवार करते हुए कहा कि जब चुनाव में परिणाम उनके पक्ष में आते तो ईवीएम अच्छा होता है, जब नतीजे उनके हक में नहीं आए तो ईवीएम में घोटाला बताया जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा। संजय राउत ने ये कहा कि बेलगाम में रहने वाले लोग जो मराठी मूल्य के हैं उनके लिए महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना भी चुनाव लड़ती है और उनके लिए न्याय की मांग करती है। साथ ही साथ बेलगाम को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग तो पुराने दशकों से चल रही है और ऐसे में महाराष्ट्र की पार्टी के द्वारा कर्नाटका के बेलगाम में चुनाव लड़ने के बाद मिली शिकस्त को लेकर शिवसेना ने भी अब पूरे मामले को लपक लिया है और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र पर निशाना साधा है कि वो कर्नाटका में बेलगाम की जीत का जश्न मना रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति चुनाव हार गया है, यानी मराठी मानुस चुनाव हार गया है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के हिंदुत्व के कार्ड में महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना मराठी मानुस का कार्ड खेलती है और ऐसे में इसका जवाब बीजेपी के नेता नहीं दे पाते और मुद्दे से भटकाने लगते हैं। एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस का दीदी पर उमड़ा प्यार, ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस पार्टी। वैसे भी भवानीपुर के अंदर ममता बनर्जी के खिलाफ किसी उम्मीदवार के टिक पाने की संभावना काफी कम है। और एक और अपडेट की माने तो यूपी में अखिलेश यादव के चाचा का सियासी दाव, चुनाव से पहले ब्राह्मणों को लुभाने के लिए जेल पहुंचे हैं और जेल में 2 नेताओं से मुलाकात की गई है। शिवपाल यादव की विधायकों से मुलाकात ने यूपी की सियासत को नई हवा दे दी है। मुलाकात के बाद शिवपाल ने कहा कि ब्राह्मणों की बात तो सब करते हैं लेकिन उनसे मिलने को ही नहीं आता। शिवपाल यादव लगभग 2 घंटे तक विजय मिश्रा और एमएलसी कमलेश पाठक के साथ बैठे रहे। खबरों के अनुसार उनकी मुलाकात की खबर किसी को नहीं थी। वो अचानक ही विधायक से मिलने के लिए सेंट्रल जेल पहुंच गए। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जेल के लोगों का शोषण हो रहा है, उन्हें समय पर खाना नहीं दिया जा रहा, कोविड की वजह से लोगों में परेशानी देखी जा रही है। शिवपाल से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया है। लेकिन एक बात तय है कि शिवपाल यादव की तरफ से किए जा रहे इस तरह की चीजों से उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं न कहीं राजनीति काफी प्रभावित होती है। दोस्तों देखते हैं क्या कुछ होगा। एक और अपडेट की माने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे
खतरे की घंटी मोदी लहर के सहारे ना रहे भाजपाई। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक पार्टी के लिए मैसेज चला गया है। जम्मू के आरएसपुरा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित बुद्धिजीवियों की एक बैठक में महंगाई बेरोजगारी को लेकर पार्टी के खिलाफ आक्रोश ने आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के भगवा ब्रिगेड के सपने के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू न चलने की बात सामने आने पर पार्टी के नेताओं के लिए चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 24% हाल फिलहाल में कराए गए सर्वे में बताया गया था, यानी देश के अंदर भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2013 के आसपास पहुंच गई है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी जो बुद्धिजीवियों के वर्ग के साथ बैठक कर रही है, वो लोग भी समझा रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। नरेंद्र मोदी की रैली और रोड शो भी बीजेपी की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और एक और जानकारी की माने तो मायावती आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगी। बसपा कार्यालय में विचार संगोष्ठी का उद्घाटन किया जाएगा। प्रबुद्ध वर्ग सम्मान सुरक्षा को लेकर विचार संगोष्ठी की जाएगी। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगी। एक और जानकारी की माने तो युवा कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करते हुए राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की बात कही है। साथ ही साथ चिराग पासवान नहीं, मैं एलजेपी संसदीय दल का नेता हूं। पटना पहुंचे नए तेवर में दिखाई दी सांसद वीणा देवी और एलजेपी पर उन्होंने ताल ठोक दी है। इसी के साथ में राजस्थान की जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी और सीएम अशोक गहलोत पर महेंद्र चौधरी ने यह बड़ा बयान दिया है। वहीं पर आपको बता दें कि प्रवासी वोटरों पर बीजेपी का नजर बाहर रहने वाले यूपी के लोगों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में पैदल चलते हुए अपने दूर दराज के घर तक गए, योगी सरकार की तरफ से कोई मदद वाहन के तौर पर नहीं कराई गई। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी की तरफ से राजस्थान से कई सारी बसें भी भेजी गई थी, उन पर भी रोक लगा दी थी। उसके बाद देखते हैं क्या प्रवासी मजदूर योगी आदित्यनाथ का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। एक और अपडेट की माने तो येदियुरप्पा कर्नाटका की यात्रा पर निकल रहे हैं। कर्नाटका यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने बीजेपी के नेताओं में हलचलें मचा दी है, क्योंकि कर्नाटका के आज भी बीजेपी के सबसे बड़े नेता अगर कोई है तो येदियुरप्पा है। ये भाजपा भी जानती है और जब 2008 में उन्होंने बीजेपी से अपने आप को अलग कर लिया था तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बुरी स्थिति में ला दिया था। और ऐसे में येदियुरप्पा फिर से निकलने वाले हैं कर्नाटका की यात्रा पर। देखते हैं इस बार क्या उनकी तरफ से तैयारी की जाएगी। और एक और जानकारी की माने तो महापंचायत के बाद सियासी माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर भी और ज्यादा तेज हो गया है। विपक्षहीन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से किसानों ने ताल ठोककर 100 सीटों पर बीजेपी के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर दिए हैं। वहीं पर विपक्षी पार्टियां भी और ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा ने भी अपने पूरे अभियान को और तेज कर दिया है। हर एक दिन समाजवादी पार्टी और मायावती की तरफ से कोई न कोई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव भदोही में रैली कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने शिक्षकों से मुलाकात की है और कई समाज के लोगों को अपने साथ में जोड़ा है। चाहे महान दल हो या फिर चौहान की पार्टी, उन सभी को एकजुट करके राज्य के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर एक के बाद एक यात्राएं निकाली जा रही है। और अखिलेश यादव के पक्ष में माहौल बनाने के लिए महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था का मामला उठाकर जनता के बीच में जाया जा रहा है। और एक और जानकारी की माने तो भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायक के बीच में बहस होने के बाद मारपीट जैसी नौबत आ गई। मंत्री धन सिंह रावत के सामने उमेश शर्मा काऊ का गुस्सा 7वें आसान पर पहुंच गया। उन्होंने कार्यक्रम छोड़ने तक की धमकी दे दी और इस दौरान नौबत मारपीट तक आ गई। उत्तराखंड से ये जानकारी थी। इसी के साथ में दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा का हमला, बोले बिजली कंपनियों के साथ खुद भी जनता को लूट रही है कैप्टन सरकार। पंजाब कांग्रेस में नया विवाद, नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार गर्ग बोले, कहा कांग्रेस पार्टी ने खेला धर्म का कार्ड, विधानसभा का विशेष सत्र गलत। ऐसे में दोस्तों अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।